हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है हम यूजीसी नेट और हरियाणा प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें जो हमारे नाटक विधा की यूनिट लगी हुई है उसका हम नाटक आज करेंगे आगरा बाजार। और आगरा बाजार किसका है? हबीब तनवीर का रहेगा भाई। ठीक है। तो जो आगरा बाजार है इसका प्रकाशन वर्ष भाई 1954 ईस्वी है। यानी आगरा बाजार का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक अपनी व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है भाई। क्या महत्वपूर्ण बात है इस नाटक में? भाई ये क्या है? व्यंग्य शैली में लिखा गया है और इसमें संगीतबद्धता है। ठीक है। और इन दोनों के कारण ही आगरा बाजार नाटक क्या है? नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है भाई। आगे इसकी पृष्ठभूमि, आगरा बाजार की क्या करेंगे हम? पृष्ठभूमि करेंगे भाई। नजीर अकबराबादी आगरा बाजार और उस बाजार सहित उस समस्त अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को समेटे हबीब तनवीर का यह नाटक समकालीन भारतीय रंगमंच को समृद्ध कर गया। वास्तव में पहल हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया इस्लामिया के ही कुछ अध्यापकों एवं छात्रों संग ओखला के विद्यार्थियों को साथ लिया। किस किस को भाई साथ लिया था? हबीब तनवीर जी ने जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, इनके तो कुछ अध्यापक लिए थे और साथ में भाई छात्र कहाँ के? ओखला के। ठीक है। ओखला के विद्यार्थियों को साथ लिया और नजीर अकबराबादी की कविताओं का एक लघु रूपक तैयार किया। तो किसका भी? नजीर अकबराबादी की जो कविताएं थी उनका एक छोटा रूपक तैयार किया। किसने? हबीब तनवीर ने। यह लघु रूपक बड़ा पसंद किया गया। धीरे धीरे हबीब तनवीर ने इसे नाटक की शक्ल दी। नजीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे। कौन थे भाई नजीर अकबराबादी? 18वीं सदी के भारतीय शायर थे, पूछा जा सकता है, जो अपनी धर्मनिरपेक्षता एवं गजल के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए। हबीब ने इस नाटक के द्वारा नजीर को प्रतिष्ठित किया है। ठीक है भाई। किसको? नजीर को। ठीक है, नजीर अकबराबादी को। आगे है, इस नाटक के पात्र को देखते हैं हम। ठीक है। जो आगरा बाजार है इस नाटक में जो जो पात्र हैं उसको हम देखते हैं। तो इस नाटक में कोई केंद्रीय पात्र नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आगरा बाजार नाटक है उसमें कोई भी केंद्रीय पात्र नहीं है। नजीर इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन केंद्र में वही है। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, आपको ध्यान रखनी है भाई। जो आगरा बाजार इसमें कोई भी केंद्रीय पात्र नहीं है, फिर भी क्या है, जो नजीर है वो क्या है? केंद्र में नजीर है, लेकिन वो कहीं भी इस नाटक में पात्र के रूप में उपस्थित नहीं है भाई। ठीक है। पात्र देखते हैं। ककड़ी बेचने वाला है, फकीर है, तरबूजा वाला है, लड्डू वाला है, किताब वाला है, पतंग वाला है, कनमेलिया है, पान वाला है, मदारी है, अजनबी है, शायर है, हमजोली, तजकिरानवाशी, ग्राहक, बेंजीर, सोहदा, लड़का, करीमन, चमेली, हिजड़ा। ये क्या है? इसके पात्र है। और इसके अलावा भाई दर्जी है, रामू है, पंसारी है, दारोगा है, नवासी है, तमाशाबीन है, हमीद है, अंधा भिखारी है, बेनी प्रसाद तबलची है। कौन भी? बेनी प्रसाद तबलची है, सारंगिया है, गंगा प्रसाद है। ये क्या है? इसके पात्र रहेंगे आगरा बाजार के भी। ठीक है। जो हमारे पास हम कर रहे हैं आज आगरा बाजार। तो आगरा बाजार में विशेष क्या कुछ है? जो आगरा बाजार हमारे पास नाटक है आज उसमें विशेष क्या कुछ है ये हम देखते हैं। इस नाटक की भाषा विशेष रूप से उर्दू की तरफ झुकी हुई है। ठीक है भाई। जो आगरा बाजार नाटक है उसकी भाषा कैसी है? वो उर्दू की तरफ झुकी हुई है। नाटक में नज्मों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। जो आगरा बाजार नाटक है उसमें नज्मों का क्या है? प्रयोग किया गया है। रंगमंच पर यह नाटक काफ़ी सफल हुआ। ठीक है। तो आगरा बाजार जो नाटक है वो रंगमंच पर काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ। एक दरोगा के माध्यम से पुलिस तंत्र की भ्रष्टता की ओर संकेत किया गया है। कहाँ पे भाई? आगरा बाजार में। आगरा बाजार के इस नाटक द्वारा नजीर
तथा उनकी नज़में प्रतिष्ठित हुई है भाई। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन रहेगी आपके पास, ध्यान रखना। अब इसका कथासार देखते हैं। 2 अंकों में बटे इस नाटक की शुरुआत आगरा बाजार में फ़कीर के गाने से होती है। जो आगरा बाजार है भाई, इसमें कितने अंक है? 2 अंक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्योंकि पेपर में अंकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ़कीर के गाने से होती है। क्या गाता है भाई फ़कीर, ये देखते हैं। शरीफ बनिए जोहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद, सो खाते हैं अब उधार। बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूँ दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि बैठे हो कैदी कतार बंद भाई। इस गाने से क्या है, आगरा बाजार नाटक की शुरुआत होती है। और ये कौन गाता भी? फ़कीर गाता, आपको ध्यान में रखना है। बाजार में लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, बर्तन वाला और कनमेलिया यानी कान साफ करने वाला। कनमेलिया किसको बताया गया? कान साफ करने वाले को। आदि दुकानदार है जिनका सौदा मंदा पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, इन सब का सौदा क्या है? मंदा पड़ा हुआ, यानी काम नहीं चल रहा। फ़कीर को देख ककड़ी वाले को सोचता है कि यदि उसकी ककड़ियों पर भी 2-4 शायरियाँ लिख जाए तो वह उन्हें गाएगा और लोग आकर्षित होकर उसकी दुकान पर आएंगे। वह शायर को तज़किरा-नवाशी से आग्रह करता है कि वे उसकी ककड़ियों पर कुछ लिख दे, पर वे इसे अपने सतर के नीचे का काम बताकर नज़ीर अकबराबादी के पास चले जाने को कहते हैं। वास्तव में नज़ीर लोक के शायर और गज़लकार थे भी। क्या बताया गया है? जो नज़ीर है, नज़ीर अकबराबादी, वो क्या थे? लोक के शायर और गज़लकार थे, जो कभी पतंगबाजी, कभी होली, कभी आदमियत, कभी गणेश तो कभी कृष्ण उत्सव पर नज़म लिख देते थे। किताब वाले की दुकान पर, देखो भाई ये लाइन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नज़ीर अकबराबादी भाई, वो किस किस पे नज़म लिखते थे? तो पतंगबाजी पर लिखते थे, होली पर, आदमियत पर, गणेश पर और कृष्ण उत्सव पर। किताब वाले की दुकान पर तज़किरा-नवाशी, शायर हमजोली एवं स्वयं किताब वाला नज़ीर को हल्का शायर बताकर उनकी आपसी निंदा करते हैं, लेकिन गाहे बगाए उनके न चाहते हुए भी कभी किसी भिखारी, फ़कीर एवं गरीब के मुख से नज़ीर की नज़म सुनने में आ ही जाती हैं। बाजार के दूसरे दृश्य में, पहले दृश्य था भाई वो जो आया था, अब है दूसरा दृश्य में आए हमीद बालक। क्या नाम है बालक का? हमीद। दोबारा जब नज़ीर की नज़म का वाचन पतंग वाले की दुकान पर होता है तो नज़ीर की नज़म का वाचन कौन करता है? तो हमीद। ठीक है, हमीद क्या एक बालक है और कहाँ पे करता है? पतंग वाले की दुकान पर। तो वहाँ भीड़ लग जाती है और नज़मों की बड़ी तारीफ होती है। इसी प्रकार ककड़ी वाला उनसे अपनी ककड़ी पर नज़म पा जाता है और उसे मस्ती से गाता हुआ ककड़ी बेचता है भाई। आगे हैं, नाटक का अंत एक फ़कीर के द्वारा आदमियत की इस नज़म के साथ होता है जो वास्तव में नज़ीर की ही नज़म है। ठीक है, देखो भाई जब नाटक का शुरुआत हुई थी तब भी एक फ़कीर का ही गाना था, और अब जब नाटक का अंत है, ठीक है, तो उसमें भी क्या एक फ़कीर का गाना है और किस पे है? आदमियत पे है भाई। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और फलीसो गदा है सो वह भी आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारते हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। आगे है भाई, सारांश है, यह कहा जा सकता है कि नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के क्रम में हबीब तनवीर ने लोक जीवन और लोक मान्यताओं के साथ साहित्यकारों एवं प्रकाशकों का सुस्त रवैया भी दिखाया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब इसके भी प्रमुख उदाहरण, जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो हम करेंगे यहाँ पे भाई। तो पहला उदाहरण है भाई, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। क्या भाई? आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। ये ककड़ी वाला भाई लड्डू वाले से कहता है। जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते। ये ककड़ी वाला
तरबूज वाले से कहता। आपको ध्यान में रखना किसने किससे कहा है। आगे है, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती, आन पर देता है वह अपनी जान एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खवान यानी थाल पर। जिस तरह भूखे कुत्ते लड़ते हैं एक उस खवान यानी हड्डी पर, वह भी मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी, जो है हल्के फजल प्रतिष्ठित। ठीक है, हल्के फजल क्या है? प्रतिष्ठित, आलिमो फाजिल, धुरंधर विद्वान कहते हैं। आगे भाई, मुफलिस हुए जो कलमा तलक भूल जाते, पूछे कोई अलिफ तो उसे बे बताते। वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी, कैसा ही आदमी हो पर इफलास यानी गरीबी, इफलास को क्या कहेंगे? गरीबी के तुफेल, तुफेल क्या है? कारण। इनके अर्थ भाई साथ में दे रखे हैं। कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैले फैल। मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मेल, सब शकल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे आती है कि मुफलिसी। तो ये भाई फ़कीर गाता है अपने आप ही। ठीक है, आगे है, और फिर क्या क्या ज़माने देखे हैं मीर साहब ने, इसी शहर में अजीबों की बेवफाई देखी। घर छोड़ा वतन छोड़ा दिल्ली छोड़ी कि एक ज़माने में सुखनदानों और बाकमानों का मल जाओ मावा जहाँ सब कुछ हो थी। दर दर की खाक छानी ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे। अफ़गानों रुहेलों राजपूतों जाटों और मराठों की दस्तबुद, क्या होती है दस्तबुद? अत्याचार देखी। दिल्ली की दिल्ली में खून के दरिया रवा हैं और इंसानों के सर कटारों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया न गया। यह सब देखा, अब लखनऊ में गोशा नसीन है और फिरंगियों की गारतगिरी, गारतगिरी क्या है? तबाही देख रहे हैं। ये हमजोली कहता है शायर से भाई। ठीक है, ये उद्धरण है और आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। क्या पता उद्धरण के बीच में से भी पूछ लिया जाता है भाई। आगे है, जो खुशामद करे खलप उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और न हो काम तो उस डब की खुशामद कीजिए। अंबिये संत जन ओलिया और रब की खुशामद कीजिए। अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खलप उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। ये फ़कीर क्या है? अपने आप कहता है भाई। आगे है, तरक्की कह लीजिए या तंजुअल। तंजुअल क्या आता? पतन या अवनति। बहरहाल जमाना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। मशीनें आ गई है, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं और कलाम पाक के साथ साथ इंजिल के भी तुर्जम छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी जवाबों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोला है, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम है। क्या है भाई उसका मदरसे का नाम? फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृति, फारसी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी जवानों में बड़ी महारत रखता है। ठीक है, वहाँ इन जवानों में दरस यानी शिक्षा दिए जाता है। और अब तो सुना है कि मुशायरे भी वही मुनक़्क़द यानी आयोजित होंगे। किताब वाला कहता है शायर से भाई। ये तो भाई फोर्ट विलियम कॉलेज की बात यहाँ पे हो रही है। आगे है, ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुजाहिद ही नहीं बल्कि इंसान की है, इंसान कहीं नज़र नहीं आता। ये हमजोली कहता है किताब वाले से भाई। श्री रामचंद्र ने लंका को फतेह किया और तुम्हारा सुरमा हुसन ने मेरे दिल का गढ़। बूध दर रोज दिले मन रावण राम
करदंद पुता राम किसु, यानी मेरा दिल हमेशा रावण जैसा था। भूतो सुंदरियों ने उसे वश में करके राम की ओर मोड़ दिया। ये सोहदा कहता है भाई। सोहदा भी क्या इसमें एक पात्र है। आगे है, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है, पैसा ही फौज पैसा ही जोहा जलाल है, पैसे ही का तमाम यह तंगो दवाल, यानी हंगामा है। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है भाई। ये फकीर कहता है अपने आप भाई। तो फकीर के काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई उदाहरण, इसको अच्छी प्रकार से आपको देखना है। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेगी, जोर था तो खुद तैरते थे, अब अगले ज़माने की याद और उन यादों की हसरत लिए जमुना किनारे खींचे चले जाते हैं, कि जो खुद नहीं कर सकते दूसरों को करता देखकर हवस पूरी कर लेते हैं। तो तज किरानविज किताब वाले से कहता है भाई। आगे है, जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन न हो, उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ की अक्लमंदी है। तो ये शायर कहता है हमजोली से भी। उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं। ये किताब वाला कहता है हमजोली से। आगे है उद्धरण, सुनिए मेरी ज़मीन पे कहते हैं, देखे हैं मुझे दीदा ए पुरचश्म से वह मीर, मेरे ही नसीबों में था यह जहर का प्याला, और यह शेर भी मुहाजा फरमाइए, छाला का काफिला बांधा है आहा आहा। गुजरे है लहू व सरे हर खार से अब तक, जिस दस्त में फूटा है मेरे पाँव का छाला। तो ये तज किनारे से हमजोली से कहता है भाई। आगे है, अम्मा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, ना साहब अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा, उस जबान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। ये गंगा प्रसाद कहते हैं किताब वाले से भाई। ठीक है। आगे है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो वह भी आदमी, जरदार बे नवा है सो वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो वह भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वह भी आदमी भाई। आगे है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्या, यानी धर्मोपदेशक, पढ़ते हैं आदमी की कुरा और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही लोभ से मारे है आदमी। तो ये किसका है, ये भाई कोरस का उद्धरण है, आपको ध्यान रखना है। तो भाई इसी के साथ अगला नाटक है 7वां भाई बकरी। ठीक है, बकरी नाटक है। बकरी नाटक किसका, श्रेयस दयाल सक्सेना जी का नाटक रहेगा भाई। ठीक है, बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1974 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक 2 अंकों में है। ठीक है, 2 अंकों में विभक्त है। पेपर में सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, जो बकरी नाटक है वो कितने अंकों में है भाई, तो 2 अंकों में है। इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। बकरी नाटक में आजादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवाद मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है भाई। किसमें, बकरी नाटक में, आपको ध्यान रखना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना, पेपर में सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप सभी ने अगर एचपीएससी हिंदी का पेपर दिया था प्रोफेसर वाला, तो उसमें बहुत ही डीपली पूछ रखा था, और जो हमारे उद्धरण है उसमें से तक काफी सारे क्वेश्चन आए हुए थे हमारे उद्धरण में से। ठीक है, तो आपको प्लीज कंप्लीट क्लास जरूर से जरूर देखना। जितने भी हमारे उद्धरण बनते हैं मैं वो सारे करवाऊंगी, जो इसमें विशेष है, जो महत्वपूर्ण है, वो सभी आपको मैं करवाऊंगी भाई। तो बकरी नाटक के संदर्भ में कृष्ण दत्त पालीवाल के विचार। ठीक है, जो बकरी नाटक है इसके संदर्भ में जो कृष्ण दत्त पालीवाल है इनके विचार देखते हैं। बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और वाणी का, उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है।
विपत्ति के द्वारा रंग कर्म की मूल प्रकृति को यही संदर्भ में तराशा गया है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोल से यह लोक नाटक तैयार हुआ है भाई। तो ये किसने कहा है? कृष्णदत्त पालीवाल ने। अगला है, यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिका में सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक चिंताओं की रेखाएं गहरी है। सभी विधाओं में उनकी मूल संवेदना एक है। काव्य की लोक भाव भूमि से उपजी चिंताएं ही नाटकों में उभरती है और लोक नाट्य शैली की ओर वे प्रवृत्त हो जाते हैं। वे आगे देखते हैं, यह नाटक कौन सा भी? बकरी नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया कि हिंदी में आम आदमी की समसामयिक नाटक नहीं है। तो ये काफी महत्वपूर्ण, सीधा ऐसा ही पूछा जाता है, किस नाटक के विषय में कहा गया है? ठीक है, यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया है कि हिंदी में आम आदमी की समसामयिक नाटक नहीं है। तो कौन से नाटक के विषय में? तो बकरी नाटक के विषय में है और इसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे है, यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। नंबर 2, यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज न होते। 3 है, यदि हिंदी के नाटककार यश प्राप्ति न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते हैं। आगे है, निर्देशक के वक्तव्य। जो निर्देशक है उनका वक्तव्य देखते हैं, बकरी नाटक के विषय में क्या कुछ है भाई। तो बकरी का शिल्प लोचपूर्ण है। जो बकरी नाटक है उसका शिल्प जो है वो क्या है? लोचपूर्ण है। इसे नौटंकी और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रभाव में बांधा गया है। काफी महत्वपूर्ण लाइन है भैया। क्या भी? बकरी जो नाटक है इसका शिल्प लोचपूर्ण है। इसे नौटंकी और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रभाव में क्या है? बांधा गया है भाई। आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, दूसरा है, नाटककार ने पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का उपयोग किया है। इसके लिए भाषा की आम मुहावरेदार और लयात्मकता बुनियादी काम करती है। आगे है, व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छद्म और उनके जन विरोधी एवं तंत्र विरोधी चरित्र पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्माधंध और उसमें होने वाले शोषण उत्पीड़न का चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रसार में सहायक हो सकता है। अब बकरी नाटक के पात्र देख लेते हैं, क्योंकि पात्रों से हमारा पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो पात्र में नट है, नटी है, बिस्ती है, दुर्जन सिंह है, कर्मवीर है, सत्यवीर है, सिपाही है, विप्ति है। विप्ति काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बकरी है वो किसकी थी? वो विप्ति की ही थी। युवक है, काका है, काकी है, चाचा है, राम है, एक ग्रामीण है, दूसरा ग्रामीण है। ठीक है, इन पात्रों को अच्छी प्रकार से ध्यान रख लेना और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको कहीं पे लिख लेना या इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, पात्र दोबारा से बताती हूँ, नट है, नटी है, बिस्ती है, दुर्जन सिंह है, कर्मवीर है, सत्यवीर है, सिपाही है, विप्ति काफी महत्वपूर्ण है इसका पात्र। युवक है, काका है, काकी है, चाचा है, राम है, एक ग्रामीण है, दूसरा ग्रामीण है भाई। विशेष क्या है बकरी नाटक में ये देख लेते हैं। इस नाटक में दोहा है, चौबोला है, बहरे तबील है, कहरवा है आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। जो बकरी नाटक है भाई, इस नाटक में दोहा भी है, चौबोला भी है, बहरे तबीब भी है, कहरवा है। ठीक है, ये छंद काफी है जो इसमें इनका प्रयोग हुआ है भाई। बाढ़ के दृश्यांकन के लिए कल्पना दृश्य का विधान है भाई। जो बकरी नाटक है इसमें एक बाढ़ का दृश्य आता है। ठीक है, इसके दृश्यांकन के लिए क्या है? कल्पना दृश्य का विधान किया गया है। अंतिम दृश्य में नेहरू और गांधी की वेशभूषा वाले पात्र दिखाए गए हैं। ठीक है, किसमें पूछा जा सकता है? किस नाटक में नेहरू और गांधी की वेशभूषा वाले पात्र दिखाए गए हैं? ठीक है, किसमें दिखाएंगे? बकरी नाटक में। और कौन सा दृश्य है? अंतिम दृश्य है। अंक कितने बताए थे? 2 अंकों का है भाई ये। ठीक है, नाटक ध्यान रखना है। अब इसकी कथा सार करते हैं नाटक की। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य है। देखो 2 तो अंक है,
ठीक है, 2 अंक हो गए, मान लो 1 और 2, तो एक अंक में 3 दृश्य हैं, फिर दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, प्रत्येक अंक में 3 दृश्य है। इसके अतिरिक्त आरंभ में एक भूमिका दृश्य भी है। ठीक है, देखो 3 दृश्य तो वैसे है, पहले अंक में भी 3 है, दूसरे अंक में भी 3 है, लेकिन आरंभ में क्या है, एक भूमिका दृश्य है, लेकिन वो अलग है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। भूमिका दृश्य क्या है, अलग है बकरी नाटक में, 3 अंकों के अंतर्गत नहीं आता वो। अंक 1 है 3 डाकुनुमा खूंखार व्यक्ति। क्या क्या नाम है भाई 3 डाकुनुमा खूंखार व्यक्ति का? दुर्जन सिंह है, कर्मवीर है और सत्यवीर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। सिपाही के साथ मिलकर विप्ति की बकरी हड़प कर उसे गांधी जी की बकरी घोषित करते हैं। एक विप्ति है एक पात्र, ठीक है, ये तीनों मिलकर इसकी क्या है, बकरी को हड़प कर लेते हैं और उसे गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं। ये कहते हैं गांधी जी की बकरी है। विरोध करने पर विप्ति को जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीण जनता धर्माधत्ता तथा अंधविश्वास में पड़कर बकरी के नाम पर शोषित होती है। एक पढ़े लिखे युवक द्वारा समझाए जाने पर भी जनता अपने नियतिवाद तथा धर्म विरुता से नहीं उबर पाती गई। पहले अंक में था भाई ये। ठीक है, पहले अंक में क्या क्या दिखाया गया, 3 डाकू दिखाए गए, 3 डाकुनुमा खूंखार व्यक्ति दिखाए गए हैं। कौन कौन से? दुर्जन सिंह, कर्मवीर सिंह और सत्यवीर। ठीक है, साथ में विप्ति दिखाई गई है और विप्ति की बकरी। ठीक है, और इसी पहले ही अंक में दिखाया गया विप्ति की बकरी है, उसको क्या है, दुर्जन सिंह, कर्मवीर सिंह, ठीक है, और सत्यवीर क्या है, इसको हड़प लेते हैं और उसको गांधी की बकरी घोषित कर देते हैं। विरोध करने पर विप्ति को जेल में भेज दिया जाता है। पूछा जा सकता है विप्ति को जेल में कौन से अंक में भेजा जाता है? ठीक है, तो पहले ही अंक में भेजा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पढ़ा लिखा युवक भी भाई यहीं पे आता है पहले अंक में। दूसरा अंक है गांधी की बकरी की सह पाकर लुटेरे अभिनेता हो चुके हैं। ठीक है, दूसरे अंक में है ये सभी। कर्मवीर बकरी के नाम पर चुनाव जीत जाता है। नव युवक गांव वालों को यह चालबाजी समझाना चाहता, परंतु उसे भी नक्सली और राजद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या नाम दिए गए युवक को? नक्सली और राजद्रोही। वे चुनाव जाने के बाद बकरी काटकर भोज का आयोजन होता है। जेल से छूटकर आई विप्ति यह सूचना गांव वालों को देती है। युवक पुनः गांव वालों को आंदोलित करता है। इस बार वे जागृत होते हैं, सभी जश्न की महफिल में पहुंचते हैं। अंततः युवक इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करता है तथा उन डाकुओं को बांध लेने का आह्वान करता है। सभी मिलकर उन्हें बांध लेते हैं। इस तरह इस नाटक में भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के हास्य का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। आगे देखते हैं। अब इसके काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, एक एक उदाहरण आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में सीधे ही पूछे जाते हैं। देखो भूमिका दृश्य, ठीक है, अलग से बताया गया था भूमिका दृश्य। 2 अंक बताए गए थे, हर एक अंक में 3 दृश्य हैं, लेकिन भूमिका दृश्य इनसे अलग है भाई, ध्यान रखना आपको ये। तो भूमिका दृश्य नट आता है। ठीक है, नट क्या गाता है? देखो 5 देव सम 5 दल लगी ठोक की रेस जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। तो ये बकरी नाटक का उदाहरण है और नट का है भैया। ठीक है, वंदना होती है और भूमिका दृश्य से है ये। वंदना में क्या है, नट गाता है, हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू न उनका मुंह नोचू, हे संकट मोचू। तो ये बकरी नाटक से है भाई। ये भी मुगल गीत होता है, जो मेरी तेरी ना पटनी लोकतंत्र की लेके पुतरिया भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है बटनी। काफी महत्वपूर्ण भी पेपर में पूछा जाता है। जो मेरी तेरी ना पटनी लोकतंत्र की के पुतरिया भाग गई जटनी, जात मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है बटनी। में अब पहला अंक, इसके उदाहरण देखते हैं। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग ओ वह कुछ न कहेगी, जाके सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर करके भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। तो ये भिस्ती का उदाहरण है भाई। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है।
भिस्ती का है भाई ये। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत जो बख्श करके भी खुद नरक रहेगी। चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। तो ये भिस्ती के ही उदाहरण है। आगे है डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये दुर्जन जी का उदाहरण है भाई, जो दुर्जन है उसका उदाहरण है भाई ये बकरी नाटक से। आगे है तेरा दिमाग फिर गया है तो इसको मामूली बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफा हो वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश कर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालत की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है जानती है तू। तो सिपाही कहता है औरत से, और औरत को नहीं विपत्ति है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिपाही का उदाहरण है, ठीक है, जो औरत से कहता है। तो पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाता है कौन से अंक का ये उदाहरण है और किस किस के बीच में ये उदाहरण हुआ है। तो प्लीज आप इनको अच्छी प्रकार से करना दो भाइयों। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना खोना भी होता है, हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है आपको, आजादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए हैं, क्योंकि आप देना भूल गए हैं। ये दुर्जन का कथन है। जितना आप इसे देंगे उतना ही यह आपको देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास न हो। लेकिन जब सवाल मर चुके हो तो जवाब कहाँ से मिलेगा। पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। ये कर्मवीर का है भाई। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना देना उतना कम है। ये सत्यवीर का उदाहरण है भैया। यह बकरी सबकी है इसलिए किसी की नहीं। इससे मुंह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगी यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। ये दुर्जन का है भाई उदाहरण। जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही, देशद्रोही, समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं, अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। ये कर्मवीर का है। आगे है औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा में कहीं समझाऊ, बोले तूने इससे क्या सीखा। ये सत्यवीर औरत से कहता है। गरीबी हंसता है, इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। ये सत्यवीर औरत से कहता है। और औरत कौन है, ये भी विपत्ति है। आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए देवी का मान होना चाहिए या नहीं। तो ये दुर्जन कहता है ग्रामीण वासियों से, यानी ग्रामीण जनों से। ये पहले अंक के उदाहरण थे भी, अब दूसरे अंक के उदाहरण यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। ठीक है, ये युवक का उदाहरण है, ये ग्रामीण जन से ही कहते हैं भाई। जो युवक है, ठीक है, ये ग्रामीण जनों से ये बात कहता है, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। आगे देखते भाई, सारे उदाहरण करेंगे, क्या पता पेपर में इनमें से कौन सा उदाहरण आ जाए। तो आप धैर्य से कंप्लीट क्लास देखना। 4 कित बचनिए के बीच बैठते हो, कानून भूखे लाग्यो, पाप पुण्य तो से ढेर हम जानित है, उनके झूठ उनके साथ जाए, हमारे सच हमारे साथ, हम पचन बच्चा नाही न,
जोन सिखाए चले हो, एक ग्रामीण युवक से कहता है। ई गरम खून है बचवा जो चहका रहा है, जो बड़ा बन के आया वह बड़ा बन के रहेगा, दूसरा ग्रामीण युवक से कहता है। भाई आगे है, ए बेटा एक ही खेत में न सब धान एक सा होत है, न एक बाली में सब दाना एक सा। तो ये ग्रामीण कहता है युवक से। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता। क्या भी धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता है, आदमी मिट्टी का लोंदा चाक पर है झूमता। नेकी सच्चाई सराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आसरस ही आसरस खुल गए आजादी के बाद। तो ये नट गायन है भाई, ठीक है, ये नट गायन है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरे अंक में आया है, मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। तो सत्यवीर कहता है कर्मवीर से। भाई आगे है, शाबाश बहुत अच्छा विचार है, बकरीवाद और विश्व शांति मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है, ये दुर्जन कहता है सत्यवीर से। भाई नटगायन फिर है, हर ऐश करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, वेतरनी तरा जाएगी यह गांधी की बकरी। तो ये भी नट गायन है। और नट गायन कौन से अंक में हुआ है? दूसरे अंक में हुआ है, ध्यान रखना भाई आपको। जिसकी आवाज होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है, ठीक है, जिसकी आवाज होती है भाई उसकी आवाज भाई जो अकेला रहता है तब भी निकलती है, युवक कहता कर्मवीर से। भाई जानता हूं आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए, मैं बकरी नहीं हूं, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। तो ये युवक कहता है कर्मवीर से। भाई अगला है, मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है, अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला, जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया, बकरी के खून से हमें क्या मतलब, फिर तुम तो जानते हो हम लोग अहिंसावादी है, खून से दूर भागते हैं, दुर्जन कहता है। भाई आप भी कुछ समझे, आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने पर दिया, पर आश्रम को नहीं डूबने दिया, गांव की जमीन खोद खोद कर आसरस की जमीन ऊंची करते रहे, सूखा पड़ा खुद भूखे रहे, घर का अनाज आसरस को दे दिया, आसरस में दावतें उड़ती रही, खुद भूखे मरते रहे, फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश की बागडोर थमाए। अब भी कुछ समझे आप लोग, ये युवक कहता है ग्रामीण जन से। गई आगे है, आप सब आए यह हमारे लिए खुशी की बात है, यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी ही रोंदो उतनी ही पनपती है, चौपाया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता, दांत होते ही इसलिए है कि काटते चबाते हमें गिना न जाए, खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं है, कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है, यह चारागाह का धर्म है, इसलिए पहचान हमें रखनी है, शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी। फिर क्या है, तालियां बजती है। भाई इस भाषण के बाद क्या बजती हैं? तालियां बजती हैं। उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों न हो। फिर तालियां बजती है। दो ही नियम है, दांत तेज और मजबूत हो। क्या भी? दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, ये दो ही नियम है भाई। फिर धरती चारागाह से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगी, शुरू कीजिए जनता इस चारागाह के नाम पर। यह कर्मवीर कहता है ग्रामीण जनवासियों से, ठीक है, यानी भाषण दे रहा कर्मवीर। आगे है, बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने, सब कुछ सहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने, छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंधकर रहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने, हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मेमे में। तो ये कौन कहता है? लड़का कहता है भाई। तो इसी के साथ भाई जो अपना बकरी नाटक है वो कंप्लीट होता है।
ठीक है, मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। और जो इसके उदाहरण है वो प्लीज आप कंप्लीट करके जाना, क्योंकि पेपर में उदाहरण से अंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है नाटक एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, इसके लेखक कौन है? शंकर शेष है। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य के लेखक कौन है भाई? शंकर शेष है। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन 1977 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1977 में हुआ था। ठीक है, 2 भागों में विभाजित है। यह नाटक पौराणिक कथा तथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। ठीक है, तो भाई इसका प्रकाशन कब हुआ? 1970 में। इस ये भी 2 भागों में विभाजित है, ध्यान रखना है। इसमें अंक नहीं दिए गए, इसमें भाग दे रखे हैं, 2 भाग है। विषय वस्तु देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं भाई, क्या कुछ है विषय वस्तु में। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य एक ऐसा नाटक है जिसमें आधुनिक शिक्षक अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है। ठीक है, एक आधुनिक शिक्षक है अरविंद। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य में, और इसकी तुलना भाई द्रोणाचार्य से की गई है, जो द्रोणाचार्य की तरह अपनी समस्याओं से बचने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है और धीरे धीरे पाप और कुकर्म के दलदल में धंसता चला जाता है। इस नाटक में 2 कथाएं एक साथ समांतर रूप से चलती है, एक अरविंद की तथा दूसरी द्रोणाचार्य की। नाटककार ने प्राचीन महाभारत के द्रोणाचार्य की कथा को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यांकित किया है। यह नाटक मूल रूप से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ आदि समस्याओं को रेखांकित करता है। नाटक मूल रूप से एक मध्यवर्गीय परिवार में व्यक्ति की असहाय बेबसी का चित्रण है। कौन सा भाई? एक और द्रोणाचार्य। इस नाटक की कथा वस्तु मूल रूप से पूर्वाध और उत्तराध में विभक्त है। ठीक है, जो ये नाटक है 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, इसकी जो कथा है ठीक है वो मूल रूप से 2 में है, एक में तो पूर्वाध है और दूसरे में उत्तराध। ठीक है, पूर्वाध में और उत्तराध में। पात्र देख लेते हैं एक और द्रोणाचार्य के। अरविंद एक मध्यवर्गीय प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है। लीला अरविंद की पत्नी है। ठीक है, अरविंद की पत्नी का क्या नाम है भाई? लीला है। यदु अरविंद का साथी मित्र है, यानी ये भी क्या एक शिक्षक है। जो यदु है ये अरविंद का मित्र है और क्या है? ये शिक्षक है। ये भी प्रेसिडेंट राजकुमार का बाप है, शिक्षा का व्यवसाय करने वाला है। राजकुमार प्रेसिडेंट का बेटा है। प्रिंसिपल 60 वर्ष का व्यक्ति है, प्रेसिडेंट का चाटुकार है। विमलेंदु अरविंद का मित्र अध्यापक जिसकी हत्या हो चुकी है। ठीक है, जो विमलेंदु है ठीक है ये भाई जीवित नहीं है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इस नाटक में, लेकिन ये बार बार आता है। ठीक है, अरविंद के सामने। चंदू है 20 वर्ष का लड़का, अरविंद का चहेता शिष्य है, जिसे नकल का झूठा आरोप लगाकर पुलिस से निकाला जाता है। पूछा गया है भाई चंदू की उम्र कितनी है? तो 20 वर्ष है। अनुराधा चंदू की प्रेमिका है, जिस पर राजकुमार बलात्कार का प्रयास करता है, अंत में आत्महत्या करती है। प्रेसिडेंट चंदू को नकल करते पकड़ने वाले अध्यापक है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है भाई वो चंदू को नकल करते पकड़ने वाले अध्यापक है। सुदीप अरविंद का बेटा है। ठीक है, अरविंद की पत्नी कौन है? लीला है, और जो सुदीप है वो अरविंद का बेटा है, आपको ध्यान रखना है। अब महाभारत कालीन पात्र भी है इसमें। द्रोणाचार्य है कृपि। कृपि कौन है? द्रोणाचार्य की पत्नी और अस्थामा की माँ। अस्थामा द्रुपद, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और सैनिक। तो ये है भाई से दूसरे महाभारत कालीन पात्र इसमें ये ले रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विशेष क्या है इस नाटक में देखते हैं। इस नाटक में 2 कथाएं समांतर रूप से चलती हैं। जो एक और द्रोणाचार्य, इसमें भी 2 कथाएं क्या है? समान रूप से चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक काल की ठीक है और एक महाभारत काल की कथा। इस नाटक में पुराने कथानक द्वारा आधुनिक समस्याओं का समाधान ढूंढा गया है। क्या है इस नाटक में और विशेष? भाई इस नाटक में जो पुराने कथानक है इसके द्वारा आधुनिक समस्याओं का समाधान ढूंढा गया है। कथासार देखते हैं। ठीक है, 2 भागों में विभक्त। ठीक है, पूर्वाध और उत्तराध में।
तो पूर्वाध की कथा हम देखते हैं, फिर हम उत्तरार्ध की देखेंगे। तो पूर्वाध में क्या है, नाटक में आधुनिक कथा का नायक अरविंद एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है, जिसे अपने कैंसर ग्रस्त माँ का इलाज करवाना है। ठीक है, कैसी है उसकी माँ को, कौन सी बीमारी है, तो कैंसर ग्रस्त है उसकी माँ, और उसका उसे इलाज करवाना है। विधवा बहन का परिवार चलाना है तथा अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज भेजना है। इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद वो अपने सिद्धांत के अनुसार कॉलेज के प्रेसिडेंट के बेटे राजकुमार को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ लेता है, किंतु अपने मित्र यदु, पत्नी लीला और प्रिंसिपल के कहने पर राजकुमार की रिपोर्ट नहीं भेजता तथा प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उसके साथ मिलकर भाई कॉलेज का प्रिंसिपल ही बनता है। कौन, ये अरविंद। उसके प्रिय शिष्य चंदू को कॉलेज से बाहर निकाला जाता है। नाटक में अरविंद का एक मृत मित्र है विमलेंदु, बार बार आता है, जो अपने द्वारा रचित द्रोणाचार्य नाटक सुनाता है। ठीक है भाई, अरविंद का एक मित्र है, उसका क्या नाम है, विमलेंदु, और वो क्या है, मर चुका है, लेकिन बार बार वो भाई नाटक में आता है और अपने द्वारा लिखा गया द्रोणाचार्य नाटक उसको सुनाता है अरविंद को, जो महाभारत काल के द्रोण की कथा पर आधारित है। इस कथा में अश्वत्थामा का कृपि से दूध पीने की याचना करना, द्रोणाचार्य के द्रुपद के पास मदद मांगने के लिए जाना, द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य का अपमान करना, भीष्म के कहने और अपनी पत्नी कृपि के दबाव के कारण द्रोणाचार्य का पांडव तथा कौरव का गुरु बनना तथा अंत में अर्जुन के सामने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेने की कथा का वर्णन है। ठीक है, तो ये पूर्वाध में था। तो पूछा जा सकता है भाई पूर्वाध में क्या कुछ था इसमें। ठीक है, कहानी के सार में मैंने आपको बता दिया क्या कुछ है, तो आपको ध्यान रखना है भाई इसमें क्या कुछ है। अब है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध भाग में देखते हैं क्या कुछ है। उत्तरार्ध की कथा का आरंभ लीला के सुख से बीत रहे जीवन से होता है, जहां अचानक अरविंद आकर कहता है कि उसने प्रेसिडेंट के गुंडे बेटे राजकुमार को अपने ही कॉलेज की एक लड़की अनुराधा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा है। ठीक है, अनुराधा, ठीक है, कौन है, ये चंदू की प्रेमिका के ऊपर पात्र में आया था ना, और वह उसे जरूर सजा दिलवाएगा। यहाँ भी उसका मित्र यदु और पत्नी लीला रोकती है, लेकिन वह नहीं मानता। अनुराधा जब उसके घर पूछने आती है कि वह उसकी मदद करेगा या नहीं, तभी प्रेसिडेंट उसको यह धमकी देता है कि अगर वह अनुराधा की मदद करेगा तो वह उस पर गबन का आरोप लगाकर जेल भेज देगा। एक बार फिर अरविंद को अपने पारिवारिक सुख के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। इस पर अनुराधा बताती है कि उसका प्रेमी चंदू ठीक ही कहता था कि आप बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाले नपुंसक बुद्धिवादी हैं। इस घटना से आहत होकर अनुराधा आत्महत्या कर लेती है। यहाँ फिर विमलेंदु की छवि यानी प्रेत रूप में आती है, जो अरविंद को यह बताता है कि अनुराधा की मृत्यु के जिम्मेदार 3 लोग हैं। ठीक है, अनुराधा की मृत्यु के जिम्मेदार कितने लोग भाई, 3 लोग हैं। कौन कौन, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। ठीक है, एक तो प्रेसिडेंट है, एक लड़की का बाप है, और तीसरे कौन हो, तुम हो गई। और फिर वह अपने नाटक की कथा कहता है, जहां अश्वत्थामा, कृपि और द्रोणाचार्य से में क्या है, संवाद है भाई। क्या कुछ संवाद है देखते हैं। अश्वत्थामा अपने माता पिता से पूछता है कि मेरे संस्कार में क्या कमी थी, जो द्रौपदी के चीरहरण पर भी मेरा खून गर्म नहीं हुआ। इस पर कृपि द्रोण और अश्वत्थामा दोनों को दुत्कारती है। जो कृपि है वो द्रोण और अश्वत्थामा दोनों को दुत्कारती है। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं कि भीषण युद्ध होगा जिसमें सर्वनाश होगा। मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता। ये पूछा जा सकता है, ये भाई किसका किसका कथन है। ठीक है, मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे कुछ ऐसा नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है भाई। आगे है, अंत में अरविंद पर प्रेसिडेंट को पहाड़ी से धक्का देकर मारने का आरोप लगता है, जिसका एकमात्र आंखों देखा गवाह उसका प्रिय शिष्य चंदू रहता है। और कोर्ट में चंदू से जब यह पूछा जाता है कि क्या अरविंद ने प्रेसिडेंट को धक्का दिया है, तब वह कहता है कि
हो सकता है, यानी अर्ध सत्य कहा उसने। ठीक है, चंदू ने क्या कहा? अर्ध सत्य, भाई हो सकता है। तभी फिर विमलेंदु का रूप आता है और द्रोणाचार्य की मृत्यु की कथा कहता है, जहाँ रणभूमि में युधिष्ठिर द्रोण को कहता है, अस्थामा अवश्य मारा गया, वह नर था या कुंजर। तेज ध्वनि कोलाहल जिससे द्रोणाचार्य अपना शस्त्र रखकर निहत्थे हो जाते हैं और धृष्टद्युम्न उनका वध कर देता है। विमलेंदु अरविंद से कहता है कि तुम आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हो, जो व्यवस्था के दबाव के कारण कभी प्रलोभन कभी आतंक से अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो। तुम हो एक द्रोणाचार्य हो। ठीक है, अब तुम एक और द्रोणाचार्य के हम प्रमुख उदाहरण करते हैं। पूर्वाद, मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा, लेकिन तुम हो न मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाइड करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है? ये यदु कहता है अरविंदर से, और यदु कौन है? अरविंदर का ही एक मित्र है। अब किससे डरूं? लीला, कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबर से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस लजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से, क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? अरविंद कहता भी लीला से। इसलिए तो कहता हूँ, नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है? मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या करूं, सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ, नौकरी जो करनी है। ये अरविंद कहता भाई लीला से। ये प्रमुख उदाहरण है, ये आपको अच्छी प्रकार से करने, पेपरों में इनसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वैसे भी कौन तैयार होता है? अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ, नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। प्रिंसिपल कहता भाई लीला से। हाँ, यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूं, 30 साल नौकरी की है। किसने की भी 30 साल नौकरी? प्रिंसिपल ने। पूरे 30 साल चुंगी नौके से मुहर्र से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता, लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो, समझी तो समझाना। प्रिंसिपल कहता भी लीला से, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण है भैया। चंदू कहता है अरविंद से। ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। चंदू कहता है अरविंद से। बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब। अरविंद कहता है लीला से। क्या भी बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब? अरविंद कहता है लीला से। मृत्यु ने उतार कर रख दिया, चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1 2 10 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। विमलेंदु कहता है अरविंद से। तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से बहुत अंधेरा है वहां, सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहां, कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। ये विमलेंदु कहता है अरविंद से। आगे है भाई इसके उदाहरण, पूर्वार्ध के ही उदाहरण चल रहे हैं अभी। बेवकूफ, बलिदान, शब्द वापस ले, मैं तुम्हारा क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लोंडा नहीं हूँ, जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। ये विमलेंदु कहता भी अरविंद से। और विमलेंदु वही इसका मित्र है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिंदा होना है इसलिए, मरा तो पता चले कि जीवन क्या होता है। ये विमलेंदु कहता अरविंद से। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाइड करोगे, और सब ना समझ मेरी बीबी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। ये विमलेंदु कहता है भाई अरविंद से। आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद, दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। कृपी कहती है द्रोणाचार्य से, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। ये द्रोणाचार्य कहते हैं कृपी से।
लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं? द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन से। अगला उदाहरण है, जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। ये द्रोणाचार्य कहते भी अर्जुन से। धर्म की व्यवस्था के लिए जानते नहीं शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये द्रोणाचार्य कहते हैं भाई अर्जुन से। एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। उसका अंगूठा छीनकर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे? ये द्रोणाचार्य कहते भाई अर्जुन से। वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। ये भी द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन से है। काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, तो इनको अच्छी प्रकार से आप देखना। क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ, भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा, तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। तो ये अर्जुन कहता है भी द्रोणाचार्य से। पूर्वार्ध के उत्तर जो पूर्वार्ध था उसके सभी उदाहरण हो गए हैं भाई। अब जो उत्तरार्ध है इसके उदाहरण हम देखते हैं। आप नहीं जानते अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। प्रेसिडेंट अरविंद से कहता है, सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। तो अनुराधा कहती है अरविंद से, कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने शुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी, समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों का नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं, मुझे पर थूको। ये अरविंद कहता है लीला से। मुझे क्या हो सकता है, मेरी चमड़ी अब गेंडे की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी, सुन भी सकोगी, उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुपए के गबन का आरोप है। ये अरविंद ने लीला से कहा। भाई आत्मा, आत्मा क्या चीज होती है? केवल शरीर सत्य है, आत्मा वात्मा सब बकवास है। विमलेंदु कहते हैं अरविंद से, जो कि विमलेंदु जो पात्र है उसकी मृत्यु हो चुकी है, बस उसकी आत्मा ही अरविंद के आसपास आती जाती रहती है। प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं, वह तो होता ही रहा है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्ता छोड़कर चला गया था? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोणाचार्य वही खड़ा था, वह चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा? याद करो मेरा नाटक, याद करो। ये विमलेंदु कहता है अरविंद से, ठीक है। वही मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुका कर खड़े नहीं हुए? बताओ माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? अस्थामा कहता है कीर्ति से, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? रजसवला एक वस्त्रा द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े को टुकड़े कर देने वाली मर्म भेदी आवाज से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी, उसके बाद भी चुप रहा। बताओ ऐसा क्यों हुआ? अश्वत्थामा कहता है कीर्ति से, माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? यह अश्वत्थामा कहता है कीर्ति से है। उसने कहा था, आचार्य, आप तो न पांडव के रक्त संबंधी है न कौरव के, आप आचार्य है दोनों के। क्यों दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं है। क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाए अपना धनुष, आप चुप रहे क्यों? अश्वत्थामा कहता है द्रोणाचार्य से, अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए
थोड़ी सी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्य तत्व कहाँ मर गया? क्या वह केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत पुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? ये कृपि कहती है भाई द्रोणाचार्य से। और कृपि कौन है? द्रोणाचार्य की पत्नी, अश्वत्थामा की माता। तेरा अध्यात्मक चिंतन, ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी? ये कृपि कहती है अश्वत्थामा से। बहुत होता, कौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते, तुम्हारा वध कर देते। उस अवस्था में मैं इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ। ये कृपि कहती है भाई द्रोणाचार्य से। आगे है, वही दिन था, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेला। द्रोणाचार्य कृपि से कहते हैं, और उस राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा, मुझे करण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात सुंदरता ने मेरा सब तव छीन लिया। अस्थामा उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया। तब मैं सही आदमियों का कहां से निर्माण करूं? ये द्रोणाचार्य कहते हैं अस्थामा से। आगे है, उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी थार मोथेरी कर दी। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का अनुमान दिया, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपि मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया। द्रोणाचार्य कृपि से कहते हैं, अस्थामा मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है, मुझे दिशाओं को बहरा बनाने वाला युद्ध कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, मुझे अपने विद्यार्थियों के सब दिखाई दे रहे हैं। अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे ग्रस रही है। ये द्रोणाचार्य अस्थामा से कहते हैं, ठीक किया तुमने, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पथ जानते हुए भी मैं उसके विरोध में लड़ा, अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राजकीय अन्न की दास्ता समझौते का चरित्र। ठीक किया तुमने, इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। युधिष्ठिर, तुम सच भी बोलते हो, क्या इतिहास झूठ बोलता है? क्या किया तुमने, अच्छा किया तुमने। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से। तो भाई हमारा एक और द्रोणाचार्य नाटक यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करती हूँ ये सभी उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे और पेपर में पूछे जाते हैं उदाहरण, इसलिए मैं आपको ये सभी करवा रही हूँ। ठीक है, अगला नाटक अपना अंजो दीदी। ठीक है, अंजो दीदी नाटक है और अंजो दीदी नाटक के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अष्टजी है। ठीक है, अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करती इस नाटक की प्रमुख पात्र कौन है? अंजो दीदी। ठीक है, कैसी दिखा रखी है अंजो दीदी? उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करती हुई है ये और अंजो दीदी, और ये नाटक की मुख्य पात्रा है। एक बेहद यांत्रिक महिला है, यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकांकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। विषय वस्तु देखते हैं नाटक की, क्या कुछ है विषय वस्तु में। अंजयाजली अभिजात वर्ग की एक स्त्री है। ठीक है, कैसी है ये? अभिजात वर्ग की एक स्त्री है। जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार नाना जी से प्राप्त है। ठीक है, जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के जो संस्कार मिले हैं अंजो को, वो कहाँ से मिले हैं? उसके नाना जी से मिले हैं। अंजो की समयबद्धता में उसके वर्ग की सारी वृत्तियां हैं जो टस से मस होना नहीं जानते। उसके अपने हट में पति और पुत्र चक्की की तरह पिसते हैं। अस्त जी अभिजात वर्ग के खोखलेपन को श्रीपत के द्वारा ध्वस्त करवाते हैं। श्रीपत कौन है? अंजो का भाई। श्रीपत वह पात्र है जो अंजो के जुल्मों को समझ पाता है और उसके दुष्परिणामों का अनुमान लगा पाता है। नोट, यह नाटक 2 अंकों में है। जो नाटक है अंजो दीदी 2 अंकों में है
और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य है। 2 अंक है भाई, पहला और दूसरा। ठीक है, पहले में 1 2 3, ठीक है, 3 अंक है। ऐसे ही भाई दूसरे में 1 2 3, 3-3 अंक है ऐसे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। पहले अंक का उदाहरण दे देंगे, ठीक है, और पूछ लेंगे, ऐसे दे देंगे पहला अंक और उदाहरण लिख देंगे आगे, फिर पूछा जाएगा भाई किसका है ये। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जाता है। मुख्य पात्र देखते हैं। अंजलि या अंजू दीदी, अपने विचारों को दूसरे पर थोपने की मनोवृत्ति उसे संस्कारों में मिली थी। उसके लिए उसका बनाया नियम कानून प्रधान था। उसकी जिद ने पूरे घर में एक तनाव बनाकर रखा हुआ था। वह जिंदगी को निर्जीव घड़ी की तरह देखती है। वह स्पष्ट कहती है, क्या कहती है भाई अंजू? मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पूज्य बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। अपनी अहवालता द्वारा बनाए नियमबद्धता की कीमत वह जान देकर चुकाती है। ठीक है, ये थी अंजू। पात्र है हमारी, प्रमुख पात्र यही है। श्रीपत कौन है? श्रीपत अंजलि या अंजू, ठीक है, इसका भाई है। इस नाटक का सबसे जिंदा दिल पात्र है। अंजो के इंद्रजाल को वही झकझोरता है। वह अंजो की मान्यताओं का विलोम है। ठीक है, क्या भी वह अंजो की जो मान्यताएं है इनका विलोम यानी उल्टा है। बेपरवाही है, मौज मस्ती है, खुश मिजाजी है, उसके व्यक्तित्व के आयाम है ये। वह न किसी से शासित है न नियंत्रित है, इसलिए उसे दमन के प्रति सख्त नफरत है। एक जगह वह कहता है, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। भाई आगे है इंद्र नारायण। ये कौन है? ये अंजो के पति है। कौन है भाई? अंजो के पति हैं। उसके दमन के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। अंजो की मौत के बाद जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ता है, जहां वे महसूस करते हैं कि कैसे अंजो की सनक ने उसके जीवन को रेगिस्तान जैसा बना दिया। अंत में वे अंजो के तिलिस्म को तोड़ने का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उसकी सनक के व्यामों में से नहीं खींच पाते। आगे है पात्र नीरज। नीरज कौन है? अंजो का पुत्र है भाई। अंजो के दुष्परिणामों का सजीव प्रतीक, जो न तो क्रिकेट कप्तान बन पाया और न ही IAS बन पाया। नजीर नीरज का मित्र है। कौन है भाई नजीर? नीरज का मित्र है। ओमी नीरज की पत्नी और अंजो की बहू है। यह अंजो की प्रतिछाया होते हुए भी अंजो नहीं है। न तो उसमें अंजो जैसा अखंड अहम है न जिद है। उसके पति और पुत्र पर वह शासन नहीं करते। नीलम नीरज और ओमी का पुत्र है। जो नीलम है वो नीरज और ओमी का पुत्र है, यानी अंजो का क्या है? पुत्र है। अनिमा अंजो की सहेली है। अनिमा कौन है? अंजो की सहेली है। गौण पात्र राज है, वकील साहब है, नौकर है, राजू और मुन्नी है। ये क्या है? गौण पात्र है। और गौण पात्र भी पेपर में पूछे जाते हैं भाई। UGC नेट का पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, जितने भी हम नाटक करते हैं, कहानियां करते हैं, उपन्यास करते हैं, निबंध करते हैं, किसी भी विधा से हम कोई भी कुछ भी हम जैसे लेसन वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके जो गौण पात्र है वो पूछे गए हैं। तो प्लीज आप गौण पात्रों को जरूर से जरूर करना। ठीक है, इसके कौन कौन है गौण पात्र? राज है, वकील साहब है, नौकर है, राजू और मुन्नी है। अब देखते हैं अंजो दीदी नाटक में विशेष क्या है। अपनी माँ की तरह ही शासन नीरज अपने पुत्र नीलम पर करता है। ठीक है, जो अंजो का पुत्र है नीरज, ठीक है, वो अपनी माँ जैसा है बिल्कुल। अब जैसे उसकी माँ शासन करती थी अपने बेटे और पति पर, वैसे ही नीरज अपने पुत्र नीलम पर शासन करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही प्रक्रिया को दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है भाई? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही प्रक्रिया को दिखाता है। यही नाटक की क्या है? ट्रेजरी है। फिर है कथासार। पहला अंक। पहले अंक में नारी पात्र यानी अंजो के प्रचंड अनुशासन के व्यक्तिगत आकांक्षाओं का दमन दिखाया है। क्या भी पहले अंक में अंजो के प्रचंड अनुशासन से व्यक्तिगत आकांक्षाओं का दमन दिखाई देता है भाई। आगे देखते हैं। मसलन नीरज चाहकर भी क्रिकेट खेल नहीं सकता और इंद्र नारायण जो अंजो के पति है, अंजो के खौफ से
उसकी दास्ता के शिकार नजर आते हैं। श्रीपत का घर में प्रवेश होते ही कुछ देर के लिए ही सही एक हल्कापन और खुश मिजाजी आ जाती है। वह नीरज के सपनों को पंख देता है, अनीमा से मजाक करता है। अनीमा कौन है? अंजू की सहेली है। यहाँ तक कि मशीन बन चुके नौकरों से हंसी ठिठोली करता है। कौन भाई? श्रीपत। दूसरा अंक है, दूसरा अंक 20 वर्ष बाद की कहानी से शुरू होता है। दूसरा अंक पूछा जा सकता है कब से स्टार्ट होता है, तो 20 वर्ष बाद शुरू होता है। अंजो इस अंक में नहीं है क्योंकि वह चल बसे हैं। पूछा जा सकता है भाई अंजो की मृत्यु कौन से अंक में हुई थी, तो दूसरे अंक में हुई थी। अंजो द्वारा विचार और मान्यताओं को लादने का अत्याचार कितना बड़ा था, इसे आगे चलकर स्वयं नीरज ही भी महसूस करता है। आगे, मन क्रिकेट में और आंखें पढ़ाई में, फल तुम्हारे सामने है, न क्रिकेट के कप्तान बने न IAS, नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है। ठीक है, ये कौन कहता भाई? नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है। मन क्रिकेट में और आंखें पढ़ाई में, फल तुम्हारे सामने, न क्रिकेट के कप्तान बने न IAS। ठीक है, तो नीरज का कथन है भाई, अपनी पत्नी से कहता है। पत्नी का क्या नाम है? ओमी। जब तक वे जिंदा रही उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने फलने फूलने नहीं दिया। इंद्र नारायण जो अब जज बन चुके हैं, नाटक के अंत में कहते हैं, जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 वर्ष रेगिस्तान बना डाले। अंजो इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। ठीक है, ये कौन कहते हैं? अंजो के पति इंद्र नारायण डे। नोट, नाटक के दूसरे अंक में स्पष्ट होता है कि अंजो क्यों और कैसे मरी है। प्रमुख उदाहरण देखते हैं, 2 ही उदाहरण है भाई इसके, एक अंजो दीदी का, एक श्रीपत का। जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह ही चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। ये अंजो दीदी का उदाहरण है। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है। ठीक है भाई, इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप बताया गया है इस नाटक में। किसका कथन है? श्रीपत का कथन है। ठीक है, तो भाई अपना नाटक कंप्लीट होता है अंजो दीदी। ठीक है, अगला नाटक है 10वां, महाभोज। महाभोज नाटक किसका है? मन्नू भंडारी का है और ये अपना लास्ट नाटक रहेगा भाई। अपनी नाटक विधा कंप्लीट हो जाएगी आज। तो महाभोज नाटक जो है इसका प्रकाशन भाई 1982 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक 11 दृश्यों में, कितने दृश्य है नाटक के? 11 दृश्य बताए गए हैं। 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आजादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया, उसका स्पष्ट व यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है भाई ये। आजादी के बाद पूछा जा सकता है, आजादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जनता के सामने आया, उसका स्पष्ट व यथार्थवादी चित्रण किस नाटक में हुआ है? तो किस में हुआ है भाई? महाभोज में हुआ है। और महाभोज की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी है। आगे है, महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है। ठीक है, पहले जो हमारी लेखिका है मन्नू भंडारी, इन्होंने महाभोज पहले क्या लिखा था? उपन्यास लिखा था जो 1979 में लिखा था। फिर इसका नाट्य रूपांतरण हुआ था 1982 में। ठीक है, 1982 में हुआ था। और इसकी प्रथम प्रस्तुति कहाँ पे हुई थी? ये बता रखा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल द्वारा, निर्देशक अमाल अलाना। ठीक है, और कब हुई थी? मार्च अप्रैल 1982 में। और भाई ये नाटक काफी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, बड़ा नाटक है, तो प्लीज आप धैर्य बनाकर पूरी वीडियो देखें, हम इसको कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, इसके काफी सारे उदाहरण हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे, मैं सभी उदाहरण आपको करवाऊंगी। पात्र है भाई, मुख्य पात्र में देखते हैं दास साहब है। ठीक है, जो क्या है? एक मुख्यमंत्री है। बातों और ऊपरी व्यवहार में आदर्शवादी है, परंतु व्यवहार ठीक उल्ट है। ठीक है, देखो बातों और ऊपरी व्यवहार में तो क्या है? आदर्शवादी है, लेकिन क्या है? इससे विपरीत क्या है? इनका व्यवहार है।
मंत्रिमंडल के लोग असंतुष्ट है। जो इनका मंत्रिमंडल है, यानी इसमें कौन है, लोचन भैया और चौधरी जी, ये क्या है, असंतुष्ट है। हरिजनों और खेत मजदूरों को साधने के लिए घरेलू उद्योग योजना की शुरुआत। बिशु की मौत को पहले आत्महत्या फिर बिंदा द्वारा हत्या घोषित करते हैं। हीरा के हाथों घरेलू उद्योग योजना का उद्घाटन तथा आगजनी के पीड़ितों को 5-5 हजार रुपए का वितरण करते हैं। कौन भाई, दास साहब, ठीक है, जो मुख्यमंत्री है इस नाटक में। बिशु यानी विशेषर हरिजनों का हमदर्द है। शहर में पढ़ाई, वापस आकर स्कूल खोला। स्कूल बाबू के शासन में 4 साल की जेल, बिना मुकदमे। आगजनी की घटना के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया। कौन मार दिया भाई, बिशु, ठीक है। और इसी के ऊपर ये क्या है, नाटक है। उन परमाणुओं को दिल्ली ले जाना चाहता था। जोरावर ने टिटहरी गांव के बंसी और बिहारी के से, एक मिनट रुको भाई, जोरावर ने टिटहरी गांव के बंसी और बिहारी, क्या नाम है, बंसी और बिहारी से पुत्तन की दुकान, किसकी दुकान है, पुत्तन की दुकान पर चाय में जहर पिलवाकर हत्या करवाई। किसने हत्या करवाई थी, बिशु की, तो जोरावर ने, ठीक है। किससे करवाई, टिटेरी गांव के बंसी और बिहारी से। कहाँ पे करवाई, पुत्तन की दुकान में, और चाय में जहर पिलवाकर इसकी हत्या करवाई थी, किसकी, बिशु की। अगला पात्र है बिंदा, बिंदेश्वरी प्रसाद, असली नाम क्या है इसका, बिंदेश्वरी प्रसाद। और जो भी बिशु है इसका असली नाम क्या है, विशेषर, ये ध्यान रखना आपको। बिंदा असली नाम क्या है, विशेषरी प्रसाद। बिशु का अभिनय मित्र है, लगभग 8 महीने की दोस्ती है उनकी, ठीक है। बिशु के संघर्ष को आगे बढ़ाता है। शहर का रहने वाला है, रुकमा का पति है। क्या भाई, रुकमा का पति कौन है, बिंदा है। रुकमा के पिता की मौत के बाद खेती संभालने गांव आया, ठीक है। रुकमा के पिता की क्या हो गई, अभी मौत हो गई है। उसके बाद जो बिंदा है शहर से गांव खेती संभालने के लिए आता है। अंत में बिशु की हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है। आगे सक्सेना एसपी है, ठीक है। जो सक्सेना है, जो पात्र है सक्सेना, वो क्या है, एक एसपी है। हत्या की तहकीकात के लिए भेजे जाते हैं। जोगेश्वर, महेश, हीरा बिंदा की गवाही लेते हैं। जोरावर द्वारा बिशु की हत्या करवाने का खुलासा इसलिए सस्पेंड है, ठीक है। जोरावर द्वारा बिशु की हत्या करवाने का खुलासा करके इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ईमानदार है सक्सेना, सत्यनिष्ठ है तथा करुणावान है। तो ये सक्सेना की विशेषता है, तो इनको ध्यान रखना। जोरावर सरोहा का जमींदार नुमा नव धनाढ्य किसान है, ठीक है। सरोहा क्या है, इसमें एक गांव आया है, ठीक है, महाभोज नाटक में सरोहा, ठीक है, वहां का जमींदार है, ठीक है। नुमा नव ठीक है, नव धनाढ्य किसान है। दास साहब का करीबी समर्थक है। बिशु की हत्या तथा हरिजन बस्ती में आगजनी का काम यही करवाता है। गांव में दोष है। 35% वोट का मालिक कौन है, जोरावर है। आगे है दत्ता बाबू, मसाल साप्ताहिक के संपादक है, ठीक है। मसाल साप्ताहिक के संपादक है कौन, दत्ता बाबू। अखबार में घाटा है, विज्ञापनों का अभाव है। दत्ता साहब से कागज तथा विज्ञापन का आश्वासन मिलने पर सत्ता के समर्थन में पत्रकारिता बनी। स्वार्थ लोलुप है, निष्ठा तथा ईमानदारी का अभाव है इसमें। बुद्धिजीवी वर्ग की सत्ता से साठगांठ के प्रतिनिधि है। जो महेश दिल्ली से आया रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। कौन है भाई महेश, दिल्ली से आया रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। आरंभ में तटस्थ, अंत में सक्रिय रूप से विश्व के हथियारों को पकड़वाने में भागीदार है। आगे देखते हैं, गौण पात्र देख लेते हैं। गौण पात्र कौन कौन है, ठीक है। स्कूल बाबू काफी बार पूछा गया है। स्कूल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विरोधी पार्टी के नेता हैं, करिश्माई वक्ता है। बिशु की मौत पर प्रदर्शन रैली, सरोहा से उम्मीदवार है। सरोहा गांव आया है इसमें। काशी, स्कूल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। इलेक्शन कमांडर जोगेश्वर साहू को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करता है। अप्पा साहब
सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष लखन को चुनाव में खड़ा करते हैं। अप्पा साहब कौन है भाई, जो लखन को चुनाव में खड़ा करते हैं, करने के कारण दा साहब से नाखुश है। सॉरी भाई, सॉरी, क्या सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष लखन को चुनाव में खड़ा करने के कारण दत्ता साहब से नाखुश है भाई, कौन, अप्पा साहब। आगे है पांडे जी दा साहब के निजी सचिव है। पांडे जी कौन है, दा साहब के निजी सचिव है। लखन कौन है भाई, दा साहब का विश्वास पात्र है। सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी है। ठीक है। जमुना बहन दा साहब की पत्नी, और दा साहब कौन है, इसमें जो नाटक है इसमें मुख्यमंत्री है, उन्हीं की पत्नी है जमुना बहन। सिन्हा डीआईजी है। बिशु की आत्महत्या वाली रिपोर्ट तैयार करवाता है। ठीक है, कौन भाई, सिन्हा। भवानी मसाल का सहायक संपादक है, जो मसाल साप्ताहिक था, पत्र था, उसका क्या है, सहायक संपादक था। नरोत्तम ईमानदार प्रेस रिपोर्टर है। कौन है भाई नरोत्तम, ईमानदार प्रेस रिपोर्टर है, सच्ची रिपोर्ट छपवाना चाहता है। बिशु की हत्या तथा आगजनी वाहिद। रति दा साहब का पीए है। ठीक है, रति कौन है, दा साहब का पीए है। मोहन सिंह कौन है, सक्सेना का सहयोगी पुलिस कांस्टेबल है। हीरा बिरजू का बाप। रुकमा बिंदा की पत्नी। बिशु की स्कूल की दोस्त भी है भाई, कौन भाई, रुकमा। ठीक है। भैरव सिंह सरोवा का थानेदार है, जोरावर का चमचा है, कौन भाई, भैरव सिंह। लठेत जोरावर का आदमी है। लड़की जोरावर की लड़की है। जोगेश्वर साहू सरोहा का बनिया, कौन भाई, जोगेश्वर साहू। बिशु की लाश पहले इसी ने देखी थी भाई, जोगेश्वर साहू ने। अब कथा सारा वो करेंगे नाटक का। तो नाटक सरोहा गांव की पृष्ठभूमि में रचा गया। कौन से गांव की पृष्ठभूमि में रचा गया भाई, सरोहा, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह सरोहा गांव के निवासी बिशु की मौत से शुरू होता है। बिशु के पास गांव में हुई आगजनी की घटना के सबूत थे, जिसे वह दिल्ली ले जाना चाहता था। इसी कारण उसकी हत्या हो जाती है। चुनावी माहौल में इस हत्या का सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा भरपूर उपयोग किया जाता है। बिशु के संघर्ष को बिंदा उसका दोस्त आगे बढ़ाता है, पर अंततः वह भी व्यवस्था के कुचक्कर में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब इसके प्रमुख उदाहरण देखते हैं भाई। 11 दृश्य है इसमें, और 11 दृश्य के हमें प्रमुख उदाहरण सभी देखने हैं, तो प्लीज आप धैर्य से शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास जरूर देखना। दृश्य 1 उदाहरण देखते हैं। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला, बस एक सांस की डोरी वह टूटी और आदमी गया। तो काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, किसका है, सूत्रधार से है। ठीक है, महाभोज नाटक से है भैया, ध्यान रखना आपको। दूसरा है, गांव में जो कुछ भी घटता है गांव का ही होकर रह जाता है। शहर उससे एकदम बेअसर और अछूता, लेकिन अब यह दूरी एकदम सिमट गई है। ये भी सूत्रधार से ही है। दृश्य दो से देखते हैं कौन कौन से उदाहरण है। खेत मालिकों के अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कानून का तो जैसे कोई डर ही नहीं रहा। ये नरोत्तम कहता है भवानी से भाई। जब सैया भाई कोतवाल तब डर काहे का, इन लोगों तक पहुंचते पहुंचते कानून भी सारा लंगड़ा हो जाता है। ये भवानी कहता है नरोत्तम दास से। ठीक है, और भवानी कौन है, मसाल का सहायक संपादक है। ठीक है, नरोत्तम भी उसी में कार्यरत है। कभी कभी सोचता हूँ कि आजादी मिले इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस तबके की हालात आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स रियली हॉरिबल रेदर शेमफुल, ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, नरोत्तम का है भवानी दास से कहता है भाई। सेल सेल सेल, कोई कमिटमेंट नहीं आप लोगों का। यदि ऐसा ही है तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए, खूब बिकेंगे, बहुत सेल होगी। मैं किसी दूसरे अखबार में। नरोत्तम भवानी से। हेडलाइन हमेशा कंची होनी चाहिए, जो पढ़े वो अखबार जरूर खरीदे। भवानी नरोत्तम से। बिना सरकारी विज्ञापनों के और कागज के पूरे कोटे के कहीं अखबार चल सकता है भला। यह तो प्रेस की थोड़ी बहुत कमाई है, जो दाल रोटी मैसर हो जाती है, वरना
दत्ता बाबू कहते हैं नरोत्तम से ले। दृश्य तीसरा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है, एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सकूल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। लखन कहता है जमुना बहन से, कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। क्या भी कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। दास साहब कहते हैं जमुना बहन से ले। आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता, पर प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। ये दास साहब जमुना बहन से कहते हैं। 15 साल की उम्र से तू दास साहब का थैला उठाए उठाए उनके पीछे चला करता था। इनके साथ रहकर सीखा समझा, आज चुनाव में खड़ा हो रहा है, पर इनके स्वभाव का धीरज और ठहराव नाम का भी नहीं है तुझमें। जमुना बहन कहती है लखन से। लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां स्वयं सिखा देगी। अखबारों को तो स्वतंत्र होना चाहिए, वे ही तो हमारे कामों के असली दर्पण है। अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए। आगे है भाई, सब अपने अपने को लेकर परेशान है भाई, वो भी प्रमोशन के लिए झटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का और चाहिए और चाहिए। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। क्या भी गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है, अभी पता चलेंगे किसके है ये। हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया है कि तबादला करो। ये ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना, उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकार सुनने में बदल लो। इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो इतना संघर्ष किया था हम लोगों ने, और तुम अपनी आकांक्षाओं पर थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। ये दास साहब कहते हैं लखन से। जितने भी उपयुक्त उदाहरण आए हैं, ये सभी दास साहब ने लखन से कहे हैं। आगे है, रुपया जरूर पहुंचा देना चाहिए, वरना कागजी योजनाएं विश्वास तोड़ देती है लोगों का। दो बातों का ध्यान रखा गया है ना, एक तो इस योजना में पंचायत कहीं ना आए, असंतुष्ट है लोग पंचायत से। ये दास साहब कहते हैं भी पांडे जी से। आगे है, इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुकाकर रहते थे। झुके झुके पीठ कमाने की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी। सोयाबीन कमान की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी, पर आप लोग इतने माथे चढ़ा रहे हो कि आज ये ससुरे आंख में आंख गाड़ कर करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता यह हमसे। ये जोरावर कहता है पांडे जी से। देख लिया दास साहब, यह है इनका रवैया हरिजनों के लिए। आज भी ये लोग चाहते हैं कि खेत मजदूर गुलाम बनकर पैरों में रहे इनके, पर अब ये शब्द ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उनका हक उन्हें देना ही पड़ेगा। यह लखन कहता है दास साहब से। जहाँ हक दिलवाए वही रो रही है सरकार, आए दिन हड़तालें जुलूस तोड़ फोड़, काम कोई नहीं करना चाहता ससुरा, बस सबको हक चाहिए और दो हक। एक दिन देखोगे कि हक ही हक रह जाएगा इनके पास, और कोई काम धाम नहीं। आप लोगों के लिए तो ये खेत मजदूर हरिजन चुनाव जीतने के वास्ते एक एक वोट भर है, पर हमारे लिए मजूरे हैं, काम करते हैं हमारे खेतों में, हमारे बिना गुजारा भी नहीं इनका। एक वो सुकुलवा था मादर। ये जोरावर कहता है जमुना बहन से। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही शोषण से मुक्त हो सकेंगे और समाज में समानता का दर्जा पा सकेंगे ये लोग। ये दास साहब कहते हैं भी जोरावर से। 4 पैसे हाथ में हो जाने से ही जात ऊंची हो जाएगी उनकी, हमारे साथ हुक्का पानी पीने लगेंगे। दास साहब ऊंच नीच है तो रहेगी। ये जोरावर दास साहब से। जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। जो बातें आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थी वो आज ही पूरी तरह नहीं हो रही है, दुर्भाग्य है इस देश का। ये दास साहब कहते हैं जोरावर से। भाई जितने 11 है हमारे दिल से 11 के 11 करेंगे, तो प्लीज आप
अपना धैर्य बना के क्लास को जरूर देखें। पैसे ने अहंकार तो दिया, संस्कार नहीं, ये दास साहब कहते जमुना बहन से। बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना, ये जोरावर कहते हैं दास साहब से। मेरे साथ चलना है तो जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे। मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं, मेरे साथ चाहते हो तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्म किए जा बस, ये दास साहब कहते हैं लखन से। दृश्य 4 है। दृश्य 4 के देखते हैं भाई प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। खून खोले भी तो बताओ क्या कर सकते हैं हम, तुम गुस्से में आकर किसी को मार भी आए तो क्या उससे समस्या हल हो जाएगी। जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता बिंदा, ये महज कहते हैं बिंदा से। छोड़ो ये किताबी बातें महेश बाबू जरा बताओ कौन मिटाएगा अमीर गरीबी का ये भेद। तुम 1.5 महीने से ही यहाँ साइकिल पे घूम घूम के अव्वल किताबें पढ़ पढ़ के गांव जानी रही हो, थीतस लिखोगे गांव पे, ऐसे जाना जाता है गांव। अरे गांव जाना है तो जुड़ो हिया के लोगों से, शामिल हो उनके दुख दर्द में। लिखी गई सरकारी रेट पे मजूरी मांगने भर से जिंदा आदमियों को भून के राख बना दिया। अव्वल जब इस जुल्म के खिलाफ किसी ने आवाज उठाए की कोशिश की तो मार दिया उसे कुत्ते की मौत। लिखो ई बातें थी तस्मा छपाओ, दुनिया जाने तो कि किससे कैसे कैसे जुल्म होता है गांव बालन के साथ। बस हो गए चुप। अरे तुम थीसस लिख रहे हो नौकरी पाने के लिए, बड़ा अहदा पाने के लिए, गरीबों पर चिंता है ये किसे, ये बिंदा कहता है महेश से। तुम डरते हो जाने कौन जहर घुला हुआ है हिया की हवा में, कि आदमी ससाला मिट्टी का लोंदा बन के रही जात। क्या भी आदमी ससाला मिट्टी का लोंदा बन के रही जात, ये काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ये बिंदा कहता है महेश से। यह मौत कुछ हरिजनों की या एक बीसू की नहीं, यह आपके जिंदा रहने के हक की मौत है। यह मत समझिए कि मैं आपको यह हक दिलवाने आया हूँ, नहीं, उसे तो आपको खुद लेना है। मेरे पास है ही क्या, गांधी जी ने क्या किया था, सदियों की गुलामी और शोषण से मुर्दा हो गए लोगों को देने के लिए उस लाठी और संगीती वाले फकीर के पास था ही क्या। उसने तो बस लोगों के टूटे हुए हौसलों को जोड़ा, सोई हुई ताकत को जगाया, बिखरे हुए लोगों को संगठित किया और अंग्रेजी राज का तख्ता पलट कर दिया। इसी तरह आज यदि जनता अपनी पूरी ताकत के साथ उठती है तो कोई नहीं टिक सकता उसके सामने। इन मुट्ठी भर खेत मालिकों की तो औकात ही क्या है, स्कूल बाबू कहते हैं। आगे है, यह भी काफी उदाहरण रहते हैं तो प्लीज धैर्य से क्लास देखना। दृश्य 5 है। उद्देश्य तो शायद यह भी नहीं थे कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को पार्टी की एकता और हित से ऊपर रखे। दास साहब कहते हैं जहां 10 लोग है तो निश्चित समझिए कि उनके 10 तरह के मन होंगे, 10 तरह की आकांक्षाएं होंगी, 10 तरह के असंतोष भी होंगे और हमें सबको साथ लेकर चलना है। मजबूरी है यह हमारी, यह अस्तित्व है हमारा, ये अप्पा साहब कहते हैं दास साहब से। बात सिर्फ सौदेबाजी की नहीं, दरअसल उनका असंतोष टिका है जनता के असंतोष पर, जनता में उनकी बिगड़ती इमेज पर। आखिर वोट तो जनता से ही लेने हैं, अप्पा साहब कहते हैं दास साहब से। भाई अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की। क्या भी अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की, ये दास साहब कहते हैं दत्ता बाबू से। जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है, काफी महत्वपूर्ण है भाई उदाहरण। जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है, ये दास साहब से है भाई, दास साहब ने कहा है। खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम गलती करें तो खुलकर निंदा भी कीजिए। भाई मैं तो कबीर के दोहे का कायल हूँ, निंदक नियरे राखिए, निंदक हमेशा ज्यादा हितैषी होता है, लेकिन स्वभाव है आदमी का प्रशंसा ही अच्छी लगती है उसे। ये दास साहब दत्ता बाबू से कहते हैं।
यह सही है कि अखबार की भूमिका बहुत अहम होती है, जिसको निभाने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा जरूरी है। लेकिन यह तो आप भी मानोगे कि अखबार से हम लोगों की निष्ठा ही नहीं, आजीविका भी जुड़ी होती है। यह निष्ठा बनी रहे, इसका काफी उत्तरदायित्व सरकार पर भी है। ये दत्ता बाबू कहते हैं दास साहब से है। आगे है, पर कौन उंगली उठाता है इस अनुचित पर, किसे रह सॉरी किसे रह गया है ये नैतिक बोध। दत्ता बाबू, इस जर्जर सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए समाज के हर एक वर्ग का योगदान आवश्यक है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब यही देखिए, हमने घरेलू उद्योग योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन इन्हें लोगों तक पहुंचाने, लोगों को इनका महत्व समझाने तथा इसके लिए वातावरण तैयार करने का काम आप लोगों का है। लीजिए यह जिम्मेदारी। ये दास साहब कहते हैं दत्ता बाबू से। केवल कहने से नहीं होता दत्ता बाबू, मन में बड़ा गहरा लगाव होना चाहिए। गरीबी तबके के लिए वो आज है किसमें। नेता इस तबके की बात करता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आप इसकी खबर छापते हैं सिर्फ अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए। ये दास साहब कहते हैं दत्ता बाबू से। वे जो हुआ उसकी सफाई नहीं मांग रहा, बस इतना याद रखिए कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता। हमें स्वतंत्रता ही नहीं, जिम्मेदारियां भी मिली है। ये दास साहब कहते हैं दत्ता बाबू से। भाई आगे है, भाई आपका और हमारा संवाद बना रहना चाहिए। आप दर्पण हैं हमारे, कुछ धुंधले अवश्य है, लेकिन बुरा मत मानिएगा। क्या करूं, अपने को रोक नहीं पाता, बुद्धिजीवियों से बहुत ज्यादा अपेक्षा करता हूँ। दास साहब कहते हैं दत्ता बाबू से। पुलिस के सामने यदि जनता डरती है तो शर्म की बात है। यह पुलिस के लिए भी और मेरे लिए भी। दास साहब सिन्हा से कहते हैं। और सिन्हा कौन है? कौन है भाई? डीआईजी है। हमें विश्वास जीतना है लोगों का, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना आतंक जमाने वाला पुलिसी रवैया यही छोड़कर जाए। ये दास साहब कहते हैं सक्सेना से। ठीक है, सक्सेना भी क्या थे? एक पुलिस इंस्पेक्टर, ऐसा ही थे शायद। यो तो गांव वाले बड़े सीधे और सरल होते हैं, पर मन में जहर भर दिया जाए तो खतरनाक भी हो जाते हैं। कभी कभी सावधान रहिए, दास साहब सक्सेना से कहते हैं। दृश्य 6 है भाई, 11 दृश्य करने हमें। ठीक है, तो प्लीज आप धैर्य से देखना। देखो भवानी, आर्थिक संकट के कारण हम अक्सर बहुत घटिया की चीजें छापते रहे हैं। क्या करते हैं, मजबूरी थी हमारी। लेकिन आज दास साहब की इस मुलाकात से काफी हद तक आर्थिक समस्या सुलझाने का इंतजाम कर आया हूँ। दत्ता बाबू भवानी से कहते हैं। ठीक है, आप चिंता क्यों करते हैं, रिपोर्ट आने दीजिए। बस कल का सारा दिन और सारी रात लगानी पड़ेगी हत्या की आत्महत्या करने के लिए। भवानी दत्ता बाबू से कहते हैं। उस खबर को छापने का खतरा मोल ले सके इतनी हिम्मत ही कहाँ आप लोगों में। इतने दिनों में यह तो समझ ही लेना चाहिए था मुझे कि आप लोगों के लिए अखबार का मतलब सिर्फ धंधा है। कितने बेदम बेजान और नपुंसक है हम सब पत्रकार। ये नरोत्तम कहता है भाई भवानी से। दृश्य 7 के देखते हैं। उद्धरण, अरे ना भी बुलाए, अरे ना भी बुलाए तो कौन, हमारी जात चली जाएगी। लेकिन मलाल तो ये है कि कल से ये हरिजन ससुरे और भी सीना तान के निकलेंगे हमारे सामने से। ये जोरावर काशी से कहता है। देखो, अब हरिजनों को तो खुश करके रखना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा जो नहीं है। ये काशी कहता है जोरावर से। 8वां दृश्य है। हाँ साहब, हम तो दूसरन के मामला माँ पड़े पे ना ही करे। हम तो कहत है साहब, सब अपने अपने धंधन माँ लगे रहो, अपने अपने सुलटे जी का पागल कुत्ते ने काटा, जो दूसरे की बात माँ टांग लो। ये जोगेश्वर कहता है। क्यों, लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं? या भी क्यों लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं? सक्सेना कहता है भाई महेश से। आगे है, यह थोड़े से आदमियों के मारने भर की बात नहीं,
महेश बाबू, समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया। 8 महीनों तक रात दिन समझा समझा कर इन हरिजनों को इस लायक बनाया था कि मैंने ही छाती ठोककर अपना हक मांग सके। अब बहुत दिनों तक महेश सक्सेना से। लेकिन हमें परमिशन नहीं है सर कि हम गांव की समस्या और लोगों के साथ इन्वॉल्व हो। फेलोशिप की पहली शर्त होती है यह सारी की सारी एजुकेशन अज्ञान में रखना चाहती है। हमको नहीं चाहती कि हम अपने आसपास की असलियत को जाने। उससे जुड़े फॉर्म में भरकर देना होता है हमको कि हम सिर्फ देखेंगे तटस्थ होकर। जो कुछ गलत है उस पर रिएक्ट नहीं कर खून नहीं खोलने देंगे अपना। आप ही बताइए क्या मतलब है ऐसी एजुकेशन का। ये महेश कहता है सक्सेना से। आप नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि असली मुद्दों पर बात की जाए। लगता है जैसे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आवेश में आकर सब कतराते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों। ये महेश कहते हैं सक्सेना से। 2 लाइन में एक लड़के की पूरी जिंदगी को, उसके सारे संघर्ष को, उसकी हत्या को आप कुल 2 लाइन में समझना चाहते हैं। बात और कोई बता भी दे तो समझ सकेंगे, कर सकेंगे महसूस कि क्या थी उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ में है। सक्सेना से कहता है इतने सीधे और बने बनाए जवाब तो आपको सिर्फ किताबों में मिल सकेंगे, और कितनी झूठी होती है किताबों की दुनिया। फॉल्स। हमें गांव की जिंदगी के बारे में कुछ बने बनाए नतीजे निकालकर थमा दिए। हम उन्हीं से सिर फोड़ते रहे, समझते रहे कि हम गांव जान रहे हैं। हमने गांव जान लिया, लेकिन गांव की असलियत बिना पूरी तरह जुड़े कोई जान सकता है गांव की असलियत। ये महेश कहता है सक्सेना से। वे आगे है, ना ही सजा तो कौनो भई नहीं, सरकार कौनो मुकदमाओ ना ही चला। बस एक दिन बिन सारे आए, अव्वर बांधी के ले गए। 2 महीना तक तो सरकार हमको पतो ही ना ही लगा कि कहाँ है हमारा बसुआ। बहुत झटपटाए हम, पर कौनी पूछत है। हम गरीबन का दुख दर्द कीड़ा मकोड़न जैसे हमरी जिनगानी है। तो हीरा कहता है सक्सेना से। आगे है, अगला उदाहरण है भाई, लास्ट पेज है बस ये। अब का बताई सरकार, बस बचपना रहा हमारा बसुआ का। सरकार खेत में काम करे मजूरन से कहते रहा कि इतनी कम मजूरी पे काम ना करो, उधार पे इतना इतना सूदा ना देओ। यही सब ऊ लोगन का बुरा लगत रहा। सरकार अव्वर ठीको है, सरकार ये सब बातन तो वर्षन से चली आवत रही है। ये हीरा कहता भी सक्सेना से। आने को तो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही है। सकूल बाबू आए अपना पैसा लगा के बीसू का मुकदमा लड़ने की खातिर। दा साहब आए आंसू बहाते हुए मातम पुरसी के खातिर। आज आप आज आप सबकी सतरज में बीसू की मौत का मोहरा फिट बैठ रहा है। ये वास्ते इतना हंगामा मच रहा है। फिर से तहकीकात हो रही है, पर होना हवाना कुछ नहीं। गुस्से से मैं पूछता हूँ साहब कि कोई इंसान धर्म नहीं रह गया आप लोगों का। तो बिंदा कहता है सक्सेना से, जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वो आत्महत्या करेगा? नहीं साहब नहीं, उसे मारा गया। ये बिंदा कहता सक्सेना से। तुम्हारी और बीसू की दोस्ती तो कुल 8 महीने पुरानी थी। महीनों से क्या होता है साहब, खरा आदमी मिल जाए तो हम 2 ही दिन में उसके गुलाम हो जाए। देखने को मिलता कहाँ है आज खरा आदमी। ये बिंदा कहता सक्सेना से। अजब है साहब आपका ये कानून भी, जो सच्चाई पे नहीं सबूत पे चलता है। और सबूत का क्या, जिसे कहो उसे बटोर दे। कानून ससाले का तो आज बाजारू औरत बना के छोड़ दिया, जिसे हर पैसे वाला जब चाहे अपने घर में बिठा ले। बिंदा कहता भाई सक्सेना से। देख लिया साहब, ऐसा आतंक आपने और कहीं नहीं देखा होगा। लोगों के घर जमीन अव्वर गाय बैलो गिरवी नहीं रखे। जोरावर और सरपंचों के हिया उनकी जबान अव्वर आवाजों बंदक रही है।
मन करता है फावड़ा लेकर टुकड़े टुकड़े कर दे जोरावर के, फिर चाहे फांसी पर ही चढ़ जाए। बिंदा कहता सक्सेना से भाई। दृश्य 9 है। इन्वॉल्व इन हालातों में रह सकता है कोई बिना इन्वॉल्व हुए। निर्णायात्मक सवर में अब तो मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हूँ सर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये महेश कहता सक्सेना से। दृश्य 10। सारा उचित अनुचित सिर्फ हम लोगों को ही देखना है साहब। सुनते हैं सुकुल बाबू की जोड़ तोड़ की राजनीति तो पूरे जोर शोर से शुरू हो गई है। पांडे जी कहते हैं दा साहब से। तो अब चुनाव लड़कर इज्जत बनाओगे अपनी, खेती में और राजनीति में बहुत फर्क होता है जोरावर। दा साहब कहते हैं जोरावर से। बहुत कर ली खेती दा साहब, अब तो हम करेंगे राजनीति। ये जोरावर कहता है दा साहब से। राजनीति जहां इस तरह की तिकड़मबाजियों पर टिकी हो, कितना जरूरी होता है वहां घटनाओं की तह तक जाना। दा साहब सिन्हा से कहते हैं। दृश्य 11 और लास्ट उदाहरण है भैया शायद अपना, देख लेते हैं। और सुकुल बाबू को वोट देने वाले हरिजन कौन से हैं? हम जानते हैं, हम बूथ पर पहुंच जाए उनसे ससुरा एक भी। अरे जोरावर के राज में वही वोट दे सकेंगे जिन्हें जोरावर चाहेगा। ये जोरावर कहता है भाई। ठीक है, तो भाई 11 दृश्य कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जो हमारा महाभोज नाटक है मन्नू भंडारी जी का, वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और भाई टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।